फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी वन में। आज हम 6 जनवरी करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन सा होगा? लेह मंडल, जम्मू मंडल, श्रीनगर मंडल या कारगिल मंडल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू मंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय रेलवे का 69वां मंडल या कहें डिवीजन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जम्मू में किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन हैं? तो 68 हैं। 69वां ये जम्मू वाला बनेगा। भारतीय रेलवे का कौन सा मंडल 69वां होगा? तो जम्मू डिवीजन होगा। भारत में रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। इससे पहले कौन कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर रूस, चौथा नंबर भारत का है। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 17 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे है। जम्मू डिवीजन किस क्षेत्र के अधीन होगा? तो ये उत्तरी रेलवे के अधीन होगा। जम्मू डिवीजन को किस डिवीजन को पुनर्गठित करके बनाया गया है? तो फिरोजपुर डिवीजन को पुनर्गठित करके जम्मू डिवीजन, जम्मू मंडल को बनाया गया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं रिलेटेड टू रेलवे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर, हमारा आखिरी रेलवे जोन कौन सा बना था? तो कोलकाता मेट्रो बना था 2010 में, जो कि 17वां था। ओल्डेस्ट रेलवे जोन कौन सा बना था? तो वो था हमारा सदर्न रेलवे जोन, जो कि 14 अप्रैल 1951 बना था। सबसे ओल्डेस्ट रेलवे जोन कौन सा? हमारा सदर्न रेलवे जोन है, जो कि 14 अप्रैल 1951 बना था। स्वतंत्र भारत का रेलवे बजट कब और कौन लाए थे? तो स्वतंत्र भारत का रेलवे बजट कब और कौन लेकर आए थे? तो जॉन मथाई लेकर आए थे 1947 में। ये पहले रेल मंत्री थे हमारे। रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर किया गया था 1924 में। और विलय कब किया गया? तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2016 में मंजूरी मिली थी और प्रस्तुत किया गया था 2017 में। तो 2017 में रेलवे बजट और जो मेन बजट है उनको दोनों को विलय किया गया था। एडवांस टिकट बुकिंग 120 दिनों पहले से शुरू होती थी, बट अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 17 दिन पहले ही आप एडवांस टिकट बुकिंग कर सकते हो, उससे पहले नहीं। रेलवे चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? तो सतीश कुमार बनी है। मंत्री कौन है हमारे रेल मंत्री? तो अश्विनी वैष्णव हैं। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने चलाई गई थी, जिसकी लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है? तेजस और तारा, मोगा, शान और सीन या पिनाका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेजस और तारा, जो कि एक हिरण है। ये पहले खो खो वर्ल्ड कप के शुभंकर बनाए गए हैं। पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कब होगा? तो 13 से 19 जनवरी के बीच में होगा। पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 का मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर होगा? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। शुभंकर के बारे में हमने बात कर ली, तेजस और तारा हैं। जो तेजस है इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो प्रतिभा और ऊर्जा है। तारा का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मार्गदर्शन और आकांक्षा। और देख लेते हैं, पहले खो खो वर्ल्ड कप की खेल पोशाक किन रंगों में डिजाइन की गई है? नीले और नारंगी कलर में डिजाइन की गई है। पुरुष चैंपियनशिप के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाएगी? तो नीली ट्रॉफी दी जाएगी। और महिला इवेंट के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाएगी? तो हरी ट्रॉफी दी जाएगी। नीली ट्रॉफी किसका प्रतीक है? तो विश्वास, दृढ़ संकल्प और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। हरी ट्रॉफी विकास और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसके बारे में और देख लेते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। 1996 में पहली बार खो खो के एशियाई चैंपियनशिप हुई थी। तो 1996 में सबसे पहली बार खो खो की एशियाई चैंपियनशिप हुई थी, जबकि 2010 से इंडोर मैट पर इसको खेले जाना चालू किया गया। अब तक 15 खो खो खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में होंगे, जो कि जिसमें जो शुभंकर है वो मौली बना गया है। टैगलाइन क्या है 38वें राष्ट्रीय खेलों की? तो संकल्प से शिखर तक इसकी टैगलाइन है। विमेंस हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पर खेली जाएगी? ये कहाँ पर खेली गई? तो इंडिया में खेली गई, बिहार के राजगीर में। और इसका शुभंकर क्या था? गुड़िया था।
हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली, भोपाल, रांची या गुवाहाटी? तो आपसे पूछा गया है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया, ये आपको याद रखना है। और देख लेते हैं इसके बारे में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 ये कब से कब तक होगा? 4 जनवरी से चालू हुआ है और 9 जनवरी तक इसको किया जाएगा। और कहाँ पर हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आयोजककर्ता कौन है? तो ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। विषय क्या है इसका? विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना इसका विषय है। आदर्श वाक्य क्या है? गांव बढ़े तो देश बढ़े। ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्देश्य क्या हैं? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों का पता लगाना, ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार से जोड़ने का अवसर प्रदान करना। नाबार्ड की बात हुई है तो नाबार्ड को बारे में देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसका निर्माण किया गया था। मुख्यालय मुंबई में है और प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में साजी केवी बने हैं। केवी साजी या साजी केवी बने हैं। अब बात सम्मेलन की हुई है तो सम्मेलनों के बारे में देख लेते हैं। एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन साउथ कोरिया सियोल में हुआ था। पहला वाला ब्लेचले यूके में हुआ था। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूएई मसदर कंपनी के द्वारा किया गया। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ था। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल्स में हुआ था। नोवा राइसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ था और ये हमेशा नई दिल्ली में ही होता है। चीफ गेस्ट कौन थे? अब की बार ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर थे किराकोस मिसोस्किस, इसके अब की बार के हमारे चीफ गेस्ट थे। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ पर हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? तो दुबई में हुआ। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कब करेगा? तो ये 2024 में की इसने और 46वें संस्करण की मेजबानी की थी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो कहाँ हुआ? तो ये गांधीनगर में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये नासिक में हुआ, नासिक महाराष्ट्र में। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो कहाँ पर हुआ? तो गुवाहाटी असम में हुआ। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। और इंडिया ने इसको सेकंड बार होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या 5 जनवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी 4 जनवरी। तो हर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कितने नामों की घोषणा की है? हाउ मेनी नेम्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर द प्रवासी भारतीय अवार्ड्स? 27, 25, 23 या 19? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 27। तो विदेश मंत्रालय ने हाल ही में 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कितने नामों की घोषणा की है? तो 27 की घोषणा की है। इससे पहले 2023 वाला कहाँ पर हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस? तो इंदौर में हुआ था। और ये अब की बार कहाँ हो रहा है? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में हो रहा है। इसके बारे में और देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए 23 देशों में रहने वाले 27 लोगों के नामों की घोषणा की है। शिक्षा से लेकर कारोबार तक हर क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले प्रवासी भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये विदेश में रहने वाले भारतीयों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ये कौन सा वाला सम्मेलन होगा? 18वां होगा। ये आपको याद रखना है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया किसको? अभिनव बिंद्रा को। 25वें लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 को ये किसको मिला? तो राष्ट्रीय बिरला को मिला। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो अलेक्जेंडर डुन को प्रदान किया गया। ये यूएसए के हैं। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो एस सोमनाथ को दिया गया। मानवतावादी पुरस्कार ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो मोहन जी को प्रदान किया गया। कालिदास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो रघुपति भट्ट जी को प्रदान किया गया। हेरिटेज मैसेंजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वैभव तालुकदार को प्रदान किया गया। सखारोव पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो मारिया कोरोना मचाडो और एडमंड कोलाजेंज को मिला, जो कि वेनेजुएला की हैं। वेनेजुएला कहाँ पर है? तो ये आपको पता ही होगा, साउथ अमेरिका में है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब
किसने जीता? तो विक्टोरिया केयर सिल्वेका ने जीता, जो कि डेनमार्क की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2000, 1999, 1998, 1997। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पीछे बैठ जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1999 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो है क्या, इनका नाम क्या है ये देख लेते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं और भी चीज़ें। डॉक्टर चिदम्बरम, इंडिया सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड चीफ साइंटिफिक एडवाइजर, डाइड एट द एज ऑफ 88। तो इनका निधन 88 वर्ष की उम्र में हो गया। डॉक्टर राजगोपाला वॉज बॉर्न इन चेन्नई। तो ये जो चीफ चेस्ट साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजगोपाला है, और इनका जन्म चेन्नई उनमें हुआ था 1936 में। प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन पोखरन टेस्ट ऑफ 1974 एंड 1998। तो 1998 और 1974 का जो टेस्ट हुए थे पोखरण में, उनमें इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर राजगोपाला वॉज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उसके 1993 से लेकर 2000 तक ये चेयरमैन भी रहे हैं। ही वॉज अवॉर्डेड विद द पद्मश्री। पद्मश्री इनको 1975 में दिया गया और पद्म विभूषण इनको 1999 में दिया गया था। अब जो हाल ही में निधन हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। श्याम बेनेगल किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये फिल्म निर्माता हैं। ओम प्रकाश चौटाला ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? तो हरियाणा के रहे। तुलसी गौड़ा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो ये पर्यावरणविद थीं। जाकिर हुसैन ये किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तबला वादक थे। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर का नाम क्या है? तो पी वेणुगोपाल है। तेलंगाना के कुसाडी लोक नर्तक और राजगोंड जनजाति से संबंधित व्यक्ति कौन हैं? तो कनकराजू हैं। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है? तो शारदा सिन्हा हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो विवेक देबराय थे। इन सब का क्या हुआ है? निधन हो चुका है हाल ही में। ठीक है, और भी देख लेते हैं और कौन प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है। निजता के अधिकार मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो के एस पुट्टास्वामी थे। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? तो ये वासुदेवन नायर थे। 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये सारे वही लोग हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें 2007 में पद्म भूषण मिला था? तो ये ओसामू सुजुकी थे। 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? जिमी कार्टर था। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? तो जिनका हाल ही में निधन हुआ तो ये किकी हकनसन थे, जो कि स्वीडन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित देश वानुअतु को कितनी सहायता प्रदान करने की घोषणा की? हाउ मच असिस्टेंस हैज़ इंडिया अनाउंस्ड टू प्रोवाइड टू अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्री वानुअतु? 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख या 4 लाख? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, $5 लाख की सहायता देने का प्रावधान किया है भारत ने। ये वानुअतु कंट्री है कहाँ पर? तो हम पैसिफिक ओशियन में देखने को मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो कैपिटल क्या है इसकी? पोर्ट विला है। करेंसी है वातु और पीएम है यहाँ के चार्लोट साल्वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू कर दिया है? फ्रांस, रसिया, स्पेन, कनाडा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रसिया। तो रसिया ने हाल ही में पर्यटक कर लागू कर दिया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी रूस ने अपने पुराने रिजॉर्ट शुल्कों को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर पेश किया है। होटलों और अन्य आवासों में ठहरने वाले यात्रियों को अपने ठहरने की लागत का अतिरिक्त 1% देना होगा। शुरुआत में तो उनके आवास की लागत 1% शुल्क दिया जाएगा, पर 2027 तक इसको बढ़ाकर 3% कर दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना और इसके योजना के तहत इन चीज़ों को एक तरीके से स्ट्रेंथन करना है। अब रसिया के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? मॉस्को है। करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट आपको पता ही है, व्लादिमीर पुतिन है। पीएम यहाँ के कौन है? मिखाइल मुशिस्तिन है। ये कुछ बातें हैं आपको रसिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड रिकंस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टिल विच फाइनेंशियल ईयर? 2028-29, 2027-28, 2026-27 या 2025-26? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2025-26 तक फसल बीमा योजना को बढ़ा दिया है। इसके बारे में और देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित वन लाइन प्रश्न देख लेते हैं अब हम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2016 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और अन्य जोखिमों से बचाना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों के लिए किसानों को कितना प्रीमियम देना होता है? तो 2% प्रीमियम देना होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी फसलों के लिए, तो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रबी फसलों की। इससे पहले बात हुई थी खरीफ फसलों के लिए। खरीफ फसलों के लिए कितना परसेंटेज है? 2%। और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम देना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए कितना प्रीमियम देना होगा? तो 5% प्रीमियम देना होगा। और देख लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है। देख लिया हमने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितनी राशि कितना धन स्वीकृत की गई है, यानी कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 69,515.71 करोड़ रुपए इतने आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 824.77 करोड़ इतनी राशि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट को लेकर आने के लिए फसल बीमा योजना में इसके लिए इतना धन का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन सा फंड स्थापित किया गया है? तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फंड स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को किससे बचाव प्रदान करना है? तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और अन्य जोखिमों से इनको बचाव प्रदान करना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV किस देश में फैला है? इन विच कंट्री हैज़ द ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस स्प्रेड? चाइना, जापान, USA, यूक्रेन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चाइना। तो चाइना में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस फैला है। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर का सेशन हमारा खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।